नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं आज मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माननीय गिरीश गौतम जी। उनके पूरे राजनीतिक सफर पर कैसा रहा उनका अभी तक का सफर, क्या उपलब्धियां रही, क्या संघर्ष रहे, इस पर हम करेंगे उनसे खास बातचीत। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दुनिया आपको एक सफल राजनेता मानती है। आप अपने इस पूरे लगभग 5 दशक के राजनीतिक सफर को कैसे देखते हैं? इसको दूरदृष्टिकोण में मैं देखता हूँ। एक पब्लिक का या जनता का जिस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ उसके लिए क्या कर पाए, एक इस दृष्टिकोण से देखता हूँ। दूसरा इस दृष्टिकोण से देखता हूँ कि जहाँ हमारा सीधा संबंध नहीं है या मतलब जहाँ से वोट का प्रतिनिधित्व नहीं बनता मेरे लिए, वहाँ के लिए क्या कर पाया। तो जहाँ तक मैं अपना आकलन करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस क्षेत्र की जिम्मेदारी मुझे है, जिस जनता के बीच से मुझे चुन करके भेजा गया है, उससे जो बेस्ट परफॉर्मेंस या जो अच्छी चीज़ हो सकती है वो मैंने करने का प्रयास किया है और उसमें मुझे सफलता मिली, मुझे आत्मसंतोष है। उसी तरह से जो बाहर दूसरा जो पार्ट है, उस पार्ट में भी इस बात का प्रयास किया कि लोगों को ऐसा नहीं लगे कि हम केवल एक क्षेत्र तक सीमित हैं, बल्कि हमने प्रयास यह किया कि भले हम उनके प्रतिनिधि नहीं हैं, उनके द्वारा वोट नहीं दिए गए, फिर भी उनका भी काम करने का प्रयास किया। उसमें मुझे संतोष है कि कोई मेरे पास आता तो उसको निराश होकर नहीं लौटना पड़ता। हमारी जो क्षमता, हमारी जो शक्ति है, उसका उपयोग उसके काम के लिए करता हूँ। ई विधानसभा को लेकर आप और आपकी टीम लगातार बहुत अच्छा काम कर रही है। कई विधायक हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे में उनको इस पूरे मसले से ई विधानसभा वाला, जब पेपरलेस हो जाएगी विधानसभा, तो उनको दिक्कत नहीं आएगी? कई बच्चों को आप देखते होंगे कि अभी स्कूल में काखा गाहा पढ़ने नहीं गए, पर वो आपका मोबाइल बहुत तेजी से चलाते हैं। तो अब इसको इसी हिसाब से देखिए ना। यदि वो बिना पढ़ा लिखा, बिना स्कूल गए, बिना काखा जागा ज्ञान प्राप्त किए यदि मोबाइल चला सकता है, तो जब वो हमारे चलन में आ जाएगा, तो जैसे बहुत सारे लोग आप देखते होंगे बिना पढ़े लोग बहुत अच्छे कुशल ड्राइवर होते हैं गाड़ियों के, बस बढ़िया चलाते हैं, जीप बढ़िया चलाते हैं, कार बढ़िया चलाते हैं, पढ़े लिखे कुछ नहीं है वो, पर उनका जो अनुभव का ज्ञान है उसका जब प्रयोग करते हैं तो ये कर सकते हैं। और मैं ऐसा नहीं समझता कि कोई बाधा आएगी, और बाधा इसलिए भी नहीं आना चाहिए कि हम सब ने अपने विधायकों को बेहतरीन टेक्नीशियन उनके सपोर्ट के लिए दे के रखा है, तो वो मदद करेंगे उनकी। आप विंध्य क्षेत्र के बड़े कद्दावर नेता हैं। विंध्य क्षेत्र की मांग पिछले कुछ समय से फिर से जोर पकड़ रही है। आप ही की पार्टी के एक विधायक हैं जो लगातार इस मांग को उठा रहे हैं, तो आपको लगता है क्या राजनीतिक और संवैधानिक रूप से ऐसा संभव है? विंध्य प्रदेश बनने का विरोधी कोई नहीं है। कौन विरोध करेगा कि विंध्य प्रदेश बन जाए? परंतु सवाल ये है कि जिनका आप चर्चा करते हैं वो क्या वास्तव में विंध्य प्रदेश चाहते हैं, ये भी सवाल है। दो स्तर है जी। एक जैसे मैं देखता हूँ अखबारों में आपके माध्यम से उनका जो बयान आते हैं, वो ऐसा प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं कि अब वो मूल विंध्य प्रदेश का आंदोलन वही करने जा रहे हैं, और वो करके इस विंध्य प्रदेश को वापस कहते हैं कि विंध्य प्रदेश हमारा, हमको लौटा दो। जी। मैं समझता हूँ कि आंदोलन की शुरुआत यहीं से गलत हो जाती है। पुराना विंध्य प्रदेश वापस करने का मतलब कि दतिया भी शामिल हो, उसमें टीकमगढ़ भी शामिल हो, हमारा छतरपुर का बुंदेलखंड का हिस्सा शामिल हो। क्या आज वो हम लोगों के साथ आने को तैयार हैं? क्या हमारे आंदोलन में शरीक होने को तैयार हैं? क्या वो विंध्य प्रदेश के आंदोलन को आगे बढ़ाने को तैयार हैं? तो जब तक सबसे बात नहीं होती तो केवल मुझे ऐसा लगता है कि केवल हमारा नाम होता रहे कि हम विंध्य प्रदेश का आंदोलन चलाते हैं। ये आंदोलन को कुंद करने की, उसे धीमा करने को अपन कह सकते हैं, इसको तेजी का प्रयास मुझे नहीं लगता। पिछले दिनों महिला बाल विकास विभाग के एसीएस हैं, उन्होंने महिलाओं को स्तनपान को लेकर एक बड़ा ही विवादित बयान दिया था, जिसके विरोध में आपने भी बात कही थी। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने लगातार, कांग्रेस ने तो एक आंदोलन की तरह उनके खिलाफ एक मूवमेंट छेड़ रखी है, लेकिन उनका कहना है कि वो अपने बयान पर अभी भी कायम है और उन्होंने नेताओं को उल्टी नसीहत दी है कि पहले चीजें पढ़ें, देखें और फिर बयानबाजी करें। इसको हम ऐसा मानते हैं कि कोई यूपीएससी की परीक्षा का पास कर लेने पर वो अपने को होमी भाभा नहीं समझे, और वो कलाम नहीं समझे अपने को कि हमने कोई यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली तो हम अब्दुल कलाम हो गए या हम होमी भाभा हो गए। जिसमें वो एडामेंट होना चाहते हैं, कई बार मैंने देखा है कई लोगों ने उसको जो रिसर्च है उनके उस रिसर्च पेपर को पब्लिश करने के लिए कहा है,
कि आप पब्लिश करिए, रिसर्च पेपर पब्लिक के डोमिनियन में लाइए, और कहा आया नहीं आया। तेरी बात, जिस रिसर्च को आप आधार बना करके आप कहते हो कि अड़े होती, ये तो एक जिद हो गई ना कि हमने जो कह दिया हम उसमें हटना नहीं, चाहे हम जितने गलत हों। तो ऐसा लगता है कि गलत को ही सही साबित करने पर हम चूंकि अड़े रहेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम ही सही हैं। एक अधिकारी को लेकर तो आपने ये राय रखी, लेकिन इस सरकार में या ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जिन पर ये आरोप लगातार लगते रहे हैं। बीजेपी के विधायकों ने भी लगाए, कांग्रेस की तरफ से भी लगे कि जो अधिकारी हैं, अफसर हैं, वो निरंकुश होकर काम करते हैं। तो क्या उसके पीछे यही वजह है, वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं? एक वजह ये भी हो सकती है, उनको ऐसा लगता है कि हमसे बड़ा टैलेंटेड कोई है नहीं। वो ऐसा समझते होंगे कि जो नेता चुन करके आता है वो बिना पढ़ा लिखा होता है, वो उसको ज्ञान नहीं है शायद वो। और मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि ये सोच ही गलत है, क्योंकि समाज को कोई चीज़ यदि हम देना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो सबके, हमारी बुद्धि को या सबकी सोच को एक साथ जोड़ करके हम देंगे तो शायद वो ज़्यादा फायदेमंद है, ज़्यादा विचार विमर्श कर सकेंगे। एक सोच लेकर के वो खड़े हो जाएं, एक सोच लेके हम खड़े हो जाएं, तो ये जो अंतर संघर्ष होगा ये समाज के लिए शायद ठीक नहीं होगा। तो हमको तो उनको भी हमको भी मिल करके काम करने की आवश्यकता है, और तभी हम कुछ कर सकते हैं। अधिकारियों की भाषा और व्यवहार की बात तो हो गई, लेकिन राजनीति में भी भाषा का स्तर पिछले कुछ सालों में बड़ी तेजी से गिरा है। ऐसा लगता है कि भाषा राजनीति की एक तरह से अमर्यादित सी हो गई है। तो इसके लिए क्या करना होगा और ऐसा क्यों हो रहा है? उसके लिए दो चीज़ें जिम्मेदार हैं। एक तो ये है कि राजनीति मतभेद पर हो, मनभेद पर नहीं हो। और आज की वर्तमान स्थिति में राजनीति मनभेद की तरफ चली जा रही है। और मनभेद का मतलब ये होता है कि हम कई मसलों पर अपने राजनीतिक हमारे जो विरोधी हैं, वैचारिक जो विरोधी हैं, उनको हम व्यक्तिगत दुश्मनी के तौर देखने लगते हैं। और जहाँ व्यक्तिगत दुश्मनी की नज़र हमारे मन में आई, स्वाभाविक है ये कटुता का भाव आगे बढ़ता चला जाएगा, और लोकतंत्र के लिए शायद ये ठीक नहीं होगा। तो हमको राजनीति करने वालों को हमेशा एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम राजनीति सिद्धांतों के वैचारिक मतभेदों की करें, हम व्यक्तिगत मतभेदों की राजनीति नहीं करें। ये सबको ख्याल करना पड़ेगा। विंध्य क्षेत्र में लगातार ये आरोप लग रहा है, लोगों का कहना है कि भोपाल में विंध्य की लगातार उपेक्षा हो रही है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैं जहाँ तक इससे सहमत नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि उपेक्षा किस बात की? विकास सरकार में प्रतिनिधित्व को लेकर, विकास के लिए जहाँ तक सवाल है, बाणसागर इसी सरकार ने दिया। जी, सरकार से मतलब व्यक्ति से नहीं। जो 2003 के बाद जब सरकार आई, 2007 में हमने बाणसागर को बनाकर आज 3 लाख हेक्टेयर में रीवा जिले के भीतर, बाकी सीधी और सतना को छोड़ दीजिए, हमने 3 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ा करके और उसको 2.5 लाख 2,98,000 हेक्टेयर के रकबे में 1 साल 1.5 साल के भीतर पानी पहुँचाने की हम तैयारी में खड़े हुए हैं। तो हम कैसे मान लें कि उपेक्षा हुई है? या एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट 700 मेगावाट का हमारे रीवा में स्थापित हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट हुआ है। हमारे सिंगरौली के भीतर तमाम सोलर एनर्जीज के तमाम सारे प्लांट आए हैं। सड़कों का कनेक्टिविटी का जहाँ तक सवाल है, इतना तेज़ी से कनेक्टिविटी हुई है, उद्योगों का काम हुआ है। तो मैं ऐसा नहीं मान सकता। अब उसकी तुलना यदि हम इंदौर से करेंगे तो आप ऐसा ज़रा देखना, कोई रेस में 100 मीटर आगे है और हम जीरो से शुरू करेंगे तो 100 मीटर जो आगे आगे ही है, उसकी तुलना हमसे नहीं होनी चाहिए। हमने 100 मीटर जीरो से स्टार्ट करके, हमारी 100 मीटर की दौड़ दूसरी है, उस 100 मीटर जो पार कर गया है उसकी दौड़ दूरी है। इसलिए दोनों की तुलना करके हमारी विकास को नहीं देखना। अभी भी 4 पद खाली हैं शिवराज जी की कैबिनेट में, लेकिन विंध्य क्षेत्र से लगातार मांग रही है, विंध्य से और महाकौशल से 2 क्षेत्रों से लगातार मांग रही है, लेकिन अभी तक विंध्य को वो प्रतिनिधित्व नहीं मिला। ऐसा इसलिए ये सवाल है। केवल क्षेत्र की संख्या के आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता, कई चीज़ों का समावेश होता है उसमें। सामाजिक संरचना क्या है, समाज की उनकी है, उनका प्रतिनिधित्व क्या है, इन सारों बातों को। और ये मंत्रिमंडल पूर्णतया मुख्यमंत्री के विचार का विषय है। इसमें हम लोगों को किसी तरह से न प्रतिक्रिया देने का मौका है और न किसी तरह के हस्तक्षेप का। सर मुख्यमंत्री जी का है, वो कैसा करना चाहते हैं, सब कुछ उन्हीं का, मंत्रिमंडल उनका होता है। जी, आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कम्युनिस्ट पार्टी से की थी, 2 चुनाव भी लड़े, उसके बाद आप बीजेपी में आ गए। अब आप कम्युनिस्ट आंदोलन जो भी जिस दशा और दिशा में है देश में, उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं?
मैं दो चीज़ें देखता हूँ। इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि कम्युनिस्ट जो मूवमेंट था, कम्युनिस्ट पार्टी का जो मूवमेंट था, वो मूवमेंट ईमानदारी से चलने वाले आंदोलन थे। परंतु कम्युनिस्ट विचारधारा के फेल होने का सिर्फ एक कारण है, मूलतः जो मैं कारण, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मैं ऐसा समझता हूँ कि धर्म को उन्होंने इस नज़रिए से देखा कि धर्म जो है राजनीति के भीतर रुकावट का काम करती है। तो इसलिए उन्होंने एक परिभाषा, हालांकि वो उनका उनका कहना ये नहीं था, ऐसा करके परसेप्शन जनता के बीच में गया कि कम्युनिस्ट ये मानते हैं कि धर्म एक अफीम है, जी। और ये एक तरह से प्रचारित हो गया। तो ये हो गया। दूसरा, उनने ये किया कि धर्म को और धर्म के मर्म को वो नहीं समझ पाए। धर्म के हिसाब से उन्होंने अपनी राजनीतिक व्याख्या की, धर्म के मर्म का कहीं विश्लेषण ही नहीं किया। और जब मैं उदाहरण देता हूँ कि धर्म का मर्म का मतलब ये हुआ कि यदि 12 साल में प्रयागराज में या उज्जैन में या नासिक में या ऋषिकेश में महाकुंभ लगता है तो ये धर्म हो गया, क्योंकि धर्म के आधार पर महाकुंभ बनता है। पर उसमें जो 20 और 15 करोड़ लोग आते हैं वो क्या है, वही धर्म का मर्म है। बिना आमंत्रण के हम लोग राजनीति करते हैं, आजकल तो लग्जरी बस लगाने पर भी लोग नहीं आते। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी जी को हराकर आप पहली बार विधानसभा पहुंचे थे, अब आप उसी पद पर हैं, क्या उनकी कार्यप्रणाली से कोई प्रेरणा लेते हैं, कोई सीख लेते हैं आप? बिल्कुल, मैं कभी भी इस बात का विरोधी नहीं रहा हूँ कि किसी की ज्ञान को यदि हमको लेना, उसके अनुभव को प्राप्त करना है तो उसे हमको व्यक्तिगत विरोध के नज़रिए से देखना है। मैंने दो बातें कही। मैंने जब श्रद्धांजलि माननीय तिवारी जी को अर्पित की थी तब भी मैंने कहा कि मैंने उस जैसा राजनीतिक योद्धा देखा नहीं। एक योद्धा होता युद्ध का, बॉर्डर का, वो राजनीतिक योद्धा था, संघर्षों की प्रतिमूर्ति था रीवा में। उससे ज़्यादा सामंतों के खिलाफ किसने संघर्ष किया होगा? उस जमाने में राजनीति हुई है उनकी जब सामंत शाही रीवा में इतनी जबरदस्त थी, जब लोग ये भाषण करने जाते थे लाठियों से पीट करके तालाबों में तैराया जाता था इन लोगों। तब भी राजनीति करने वाले लोग थे, चाहे जमुना साथी रहे हों, चाहे श्रीनिवास तिवारी रहे हों, इस तरह के लोग करते थे। बस केवल एक जो चूक हुई है, और चूक इस बात की होती है कि इतनी तपस्या के बाद जब कोई ऊर्जा प्राप्त करता है, शक्ति प्राप्त करता है, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और दुरुपयोग होने से हमारी छवि को आघात लगता है, और शायद वो ये कह सकते समाज में जो स्थायित्व हमारा स्थान हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। अब एक व्यक्तिगत सवाल पूछता हूं मैं, आपके इतने लंबे राजनीतिक सफर में आपकी जीवन संगनी और आपके परिवार के योगदान को आप 10 में से कितने नंबर देते हैं और क्यों? मैं 10 में से 10 देता हूँ, क्योंकि आज ये परिस्थितियाँ दूसरी हैं। एक जमाना ये था कि शुरू में जब मैं राजनीति करता था तो मैं मेरे पिता, मेरे माता और मेरी पत्नी को मैं इसका बड़ा श्रेय देना चाहता हूँ। होता ये था कि हम लोग आंदोलन वाले लोग थे, रीवा में रहते थे, वकालत भी करते थे, संघर्ष भी करते थे। उस समय बच्चे नहीं थे अपने। पत्नी मेरे यहाँ रीवा में मेरे साथ रहती थी। तो जैसे गिरफ्तारी हो गई, जेल चला गया, तो अखबारों से मेरे पिताजी खबर पढ़ते थे और बस में आते थे, पत्नी को लेकर के गांव लेके चले जाते थे। और जब अखबार में पढ़ते थे कि छूट के आ गया तो फिर ला करके पहुंचा देते थे। एक वो जीवन देखा हमें। बाद के दिनों में जब थोड़ा सा वकालत भी चलने लगी, ये होने लगा, तब भी पैसे का अभाव था। जिस दल में रहते तो पैसा था नहीं, तो अपने हाथ से सब कुछ होता था। यदि 25 से 40 50 कार्यकर्ता आ गए तो होटल तो आदेश कर नहीं सकते थे, पैसा होता नहीं था। तो पत्नी की ही भूमिका थी कि 50 लोग आते हों, 60 लोग आते हों, 70 लोग आते हों, सबका भोजन बन करके घर में तैयार होता था। जब तक सब खा नहीं लेते थे तब तक वो भोजन होता नहीं था। तो इसको हमारी राजनीति की दिशा देने में सब लोगों का इनका योगदान है, तो उसको हम इनकार कैसे कर सकते हैं? पूरे परिवार की भूमिका है। और आज भी जब मैं चुनाव लड़ता हूँ तो मुझसे ज़्यादा प्रचार, मैं तो, मेरी आदत है 9 बजे मैं वापस आ जाता हूँ, चाहे 4 दिन बचा हो तो भी 9 बजे वापस आ जाता हूँ, 2 दिन बचा हो तो भी 9 बजे वापस होता हूँ। और मेरी पत्नी 12-1 बजे के पहले वापस नहीं होती, कई बार गांव में रुक जाती है, तो मुझसे ज़्यादा प्रचार तो वो करती है क्षेत्र के भीतर। तो उस सहयोग अविस्मरणीय है, कैसे बुला सकते हैं। अब जिस तरह की आप लोगों की जीवन शैली है उसमें अपने लिए समय निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है।
तो अब इन सब के बीच में आप अपने शौक कैसे पूरे कर पाते हैं, या शौक की तिलांजलि दे चुके हैं? इस पार्टी में आने के सबसे बड़े जिनको मैं मानता हूँ जिनके कारण भाजपा में आया, वो हमारे भगवत शरण माथुर जी। जी। वही मुझे ले आए। और जब मैं 98 के चुनाव हारा, शायद मैं उस समय राजनीति छोड़ने का विचार कर रहा था कि चुनावी राजनीति नहीं करूँगा, संगठन में समाज में काम करूँगा, पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। उनको पता चली, मेरे पास आए, बातचीत करते करते उन्होंने एक शब्द कहा कि भाई देखो, अब आपका राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया है, अभी जो बचा हुआ जीवन है हमारे लिए आप दे दो, मेरे साथ आओ। खैर दबाव पड़ा, मेरा छोटा भाई था शिवेश, उसने पूरी ताकत लगाई, सब लोगों ने जोर लगाया कि भाजपा में चलिए। मैं भाजपा में आ गया। और जब उनके बहुत नज़दीक हो गया माथुर साहब को, तो वो एक बात कहा करते थे, मैंने उसको गांठ बांध दी कि 24 घंटे इस राजनीति में और जनता की समस्या में मत उलझे रहा करो। एक काम करो, महीने में 5 दिन एकदम अपने लिए फ्री करके रीवा से बाहर चले जाओ। तो बाहर जाओ, घूमो घामो, दुनिया देखो, दर्शन करो और लौट आओ। तो 5 दिन में ब्रेकअप हो जाए। तो अब 5 दिन तो संभव है नहीं, हर महीने कैसे जा सकते हैं। तो फिर मैंने एक उसूल बना लिया कि 4-5 महीने में, 4-5 महीने के भीतर 10-15 दिन का समय लेकर के पूरे परिवार के साथ या 40-50 कार्यकर्ताओं के साथ बाहर निकल जाता हूँ। अभी भी करता हूँ। अभी सोमनाथ होके आए, 50 आदमी गए थे। अभी उदयपुर गया था, हमारे सीपी जोशी साहब थे, उसमें भी 18-20 लोग चले गए। अभी 28 मार्च को मैं अपना जन्मदिन यहाँ नहीं मनाता हूँ, मैं किसी मंदिर में मनाता हूँ। कई सालों से मैं तिरुपति जाता हूँ। तो 50 आदमी पूरा, जो अपने कार्यकर्ता बहुत निजी व्यक्ति हैं, वो पूरा परिवार पूरा रहता है। चले गए, 3-4 दिन आराम से रहे, जनता की झंझट से दूर रहे। तो ऐसा करके निकालता हूँ। आपको नहीं लगता कि अब राजनीति जो है ना, वो सेवा की जगह मेवा खाने का माध्यम बनती जा रही है? नहीं, राजनीति में एक चीज को तो गिरावट आई, और वो बहुत तेज गिरावट है, संघर्षों की राजनीति। अब कोई सड़कों में जनता की समस्या के लिए संघर्ष करने वाली राजनीति करने वाले लोग अब बचे नहीं है। अब सारा आंदोलन, सारा कुछ फेसबुक में, ट्विटर में और उसमें सोशल साइट में आ गया, और उसी से नेता बनने का भी जुगाड़ हो जाता है। जी। हम प्रदर्शित करते हैं कि हमारे 1 लाख फॉलोवर्स हो गए, उसी में आता है कि हमारे कितने फॉलोवर्स, 1 लाख, हमारे लाइक्स कितने हैं, 1,50,000 ये। तो ये हुआ है। और स्वाभाविक तौर पर मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद ये जनता से पहुँच का, जनता से संपर्क का ये साधन ठीक नहीं है। क्योंकि मैं एक चीज़ कई बार कहता हूँ कि 2 चीज़ों को हमेशा ख्याल रखने की आवश्यकता। हो सकता है मैं पुरानी पीढ़ी का व्यक्ति हो गया हूँ, इसीलिए ऐसा सोचता हूँ, पर नए लड़कों को भी कहता हूँ कि 2 चीज़ों को ख्याल रखने की आवश्यकता है। फेसबुक और ट्विटर से या हमारे उससे मोबाइल से हम किसी को इंटीमेशन कर सकते हैं, इंटीमेसी नहीं प्राप्त कर सकते। और इंटीमेशन में फ़र्क है। बिल्कुल। इंटीमेशन जो है हम सूचना दे सकते हैं, इंटीमेसी में हम सामने खड़े होते हैं, आमना सामना, तो उसका आशीर्वाद ले सकते हैं, उसकी शुभकामना ले सकते हैं। हाँ, प्रगाढ़ता माने एक स्नेह प्राप्त कर सकते हैं। किसी बुजुर्ग के सामने हम खड़े गए, उसके पैर छू लिया, जिस हृदय से वो अपना हमको आशीर्वाद देगा, ट्विटर में कोई दे सकता है क्या? अब आजकल तो इसमें आ गया है कि वो सूचना जाती कि हमारे पिताजी का देहांत हो गया, उसके नीचे 2 कॉलम हम देखते हैं, एक अंगूठा ऊपर एक नीचे है, लाइक करो या डिसलाइक करो। माने पिताजी की मरने की हम सूचना देते तो लाइक और डिसलाइक में आ गया है। दूसरा ये नुकसान इसका ये कि हमारे फॉलोवर्स 50,000 हैं, और हम पता लगा में तो घर के अगल बगल हमको ना कोई पहचानता है, ना हमको कोई जानता है, ना हमारी बोल चाल है। तो वो ट्विटर में हमारे फॉलोवर्स कम हो, प्रयास हो कि हमारे पड़ोसी हमारे पहचान वाले हों, ये होना चाहिए। और राजनीति में शायद ये जो प्रवेश हुआ है, ये हमारे संबंधों को और जनता के बीच में रहने को शायद कम करेगा, मुझे ऐसा लगता है। एक बात और कही जा रही है, जब से सिंधिया जी का बीजेपी में प्रवेश हुआ है, उसके बाद से बीजेपी में कई स्तर पर गुटबाजी और उसके आरोप दूसरे पक्ष से लगते रहे हैं। यही बात ग्वालियर और विंध्य लोग को लेकर कही जा रही है कि पार्टी में गुटबाजी, मतलब बीजेपी में ग्वालियर और विंध्य में चरम पर है। तो विंध्य में क्या गुटबाजी है, उसको आप कैसे देखते हैं? अब गुटबाजी तो हम नहीं कह सकते। गुटबाजी का मतलब कि कोई अलग अलग कोई केंद्र बने हो, कुछ बने हो, ऐसा करके वो गुटबाजी वो कहलाती है। गुटबाजी ये नहीं है कि हमारे यहाँ तो ये है कि हमारे लाभ चाहे हमारे व्यक्तिगत है, ऐसा लगता है कि हम असहमत ही हैं, उनके क्रियाकलाप से इससे असहमत हैं,
पार्टी जिस समय घोषणा करती है उस समय अपन जान लड़ा करके उसके लिए काम करते हैं। और वहाँ दूसरा है, वहाँ एक दूसरे को ही टाँग काटते हैं, तो काट करके अलग करते हैं। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि सबका अलग अलग है। उनका ये है कि जो उनके मन का यदि कैंडिडेट नहीं आया तो उसको विरोध ही करना। और हमारे यहाँ ये नहीं, हमारे यहाँ कि हमारे मन का कैंडिडेट न भी हो, अपन विरोध करते हैं कि इसको नहीं मिलना चाहिए टिकट, पर एक टिकट मिल गया तो उसके लिए जान लड़ाएंगे, कोई सवाल ही, क्योंकि पार्टी का सवाल आ जाता है हमारे साथ। इसलिए मैं उसको गुटबाजी के रूप में नहीं देखता। आप अपने राजनीतिक गुरु और राजनीतिक साथियों के बारे में क्या सोचते हैं, उनको कैसे याद करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालिए। मैं जब राजनीतिक गुरु या राजनीति में लाने वालों की बात करता हूँ तो दो का मैं विशेष उल्लेख करता हूँ। एक है घनश्याम सिंह, जिनके कारण मैं राजनीति में आया, राजनीति की शुरुआत ही की उनके सानिध्य में की। तो 69 में मैंने शुरू किया, तो वहाँ से शुरू किया और बाद में दल का, मैं उसी दल का फिर मैं जिले का मुखिया बना, तो उनको याद करता हूँ। दूसरा, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया तो भगवत शरण माथुर को याद करता हूँ। उनके विशेष योगदान से, उनके ही प्रयास से मैं पार्टी के भीतर आया, उनने टिकट दिलवाया, उसके बाद चुनाव जीतने में मदद हुई। इसलिए मैं इनके दोनों के सहयोग को ऐसा लगता है कि इन लोगों ने ही ऐसा करके, हो सकता है मेरे प्रारब्ध में रहा हो, और कोई न कोई एक, अपन ये कह सकते हैं कि कोई ना कोई कारण तो बनता है। कारण बनता है। उस कारण के इनको ऐसा मानता हूँ कि इन लोगों के कारण ही शायद ये रास्ता मुझे मिला है, और ये यहाँ तक, इस मंजिल तक पहुँचने का एक आसान तरीका उनके द्वारा खोज करके मुझे दिया गया। एक और क्षेत्र को लेकर सवाल करूंगा। भोजपुरी हो गई और बुंदेली हो गई, इन भाषाओं ने बड़े व्यापक पैमाने पर अपना मार्केट बनाया है, अपनी पहचान बनाई है, लेकिन बघेली को लेकर उस तरह से शायद गंभीर प्रयास हुए नहीं हैं। आपको नहीं लगता कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपनी बोली, अपनी भाषा के विकास के लिए काम होना चाहिए? मैं जब स्पीकर बना उसके बाद से मैंने इस बात का प्रयास किया, और वो एक अविनाश तिवारी की टीम है जी। जो रिमही भाषा या हमारी बघेली बोली में अपना वो लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर काम करते हैं। मैंने उनको कहा कि और इसके ऊंचे स्तर पर प्रयास करो, अपनी तरफ से जो भी योगदान हो सकता मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। और मुझे खुशी है कि अभी 7 या 8 दिन पहले ही उसके द्वारा निर्मित या बनाई गई बुधिया फिल्म बघेली 12 नंबर को रिलीज हुई है। और जो अखबारों का समाचार था, मैंने ये कि सतना और रीवा के सारे जो टाकीज थे वो हाउसफुल थे। तो इससे ऐसा लगता है कि उस भाषा के प्रति लोगों का प्रेम है, बोली के प्रति प्रेम है, और मातृबोली सबको प्रेम ही होता है। तो इस दिशा में और प्रयास की आवश्यकता, पर उस प्रयास को मैं सराहनीय का मानता हूँ, और उसके कोर्ट से एक तरह से धन्यवाद करता हूँ कि इस दिशा में आगे बढ़ करके, तो फिर आगे और कोई आएगा। एक ने शुरू की है तो बहुत सारे लोग, यदि जनता का रिस्पांस ये है तो आने वाले लोग आगे बढ़ेंगे, और इस स्तर पर काम होने लगेगा तो हम क्यों नहीं भोजपुरी के मुकाबले खड़े हो सकते हैं। भोजपुरी को आगे, भाई सारी भाषाओं को सिनेमा के भीतर उनको जगह प्राप्त हो गई, चाहे भोजपुरी हो, चाहे मराठी हो, चाहे गुजराती हो, सबकी तो फिल्में बनती हैं। केवल हमारी ही बघेलखंड की जो बोली है, बघेली है, इसकी अभी कोई न फिल्म थी न कुछ था, और अब शुरू हुआ है। अब देखिए कैसे आगे बढ़ते हैं। 5 दशक की राजनीतिक यात्रा का जो भी निचोड़ है, उसको एक साथ समेटकर आप जो नए जमाने के राजनेता आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं राजनीति में, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कि हमेशा 2 बातों को ध्यान रखना चाहिए। हम जब समाज के क्षेत्र में काम करते हैं तो बड़ी बात हमारे मन के भीतर होनी चाहिए कि ईश्वर ने जो हमको जीवन दिया है, तो हम जब सुबह उठें तो इसे अंतिम दिन माने, और ये मान के कि शाम को हो सकता हम नहीं रहें, तो स्वाभाविक है मुझे अच्छा करने का, काम करने को प्रेरणा मिलेगी। जब हमको दिन भर ही रहना है, आज शाम के बाद हमको चले जाना है, तो जब चले जाना तो हम खराब काम क्यों करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे। एक तो ये विचार करेंगे। दूसरा ये विचार करने की आवश्यकता है, खासतौर पर नौजवान पीढ़ी को, कि वो सारे अक्ल का ठेका नहीं लें कि हम या हमसे अक्लमंद कोई नहीं है। सारे लोगों को सुनने की आवश्यकता है, और कई बार जिसको हम अशिक्षित कहते हैं, साक्षर तक नहीं होता, उसके द्वारा कही गई बातें मन के भीतर प्रवेश करती हैं, वो एक दिशा तय करती हैं। और इसलिए दोनों चीज़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हम समाज में हम काम करना चाहते हैं तो हमेशा ये ख्याल करें कि सामने वाले को हम कितनी मदद कर सकते, क्या पहुंचा सकते। दूसरा, सारी अक्लमंदी का ठेका हमारे पास ही है, इस विचार को त्याग करना।
ये दोनों चीज़ें रहेंगी तो हम हमारी दिशा ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम जी, जिन्होंने अपने पूरी राजनीति, अपने परिवार, सब मसले पर बहुत दिल खोलकर हमसे बातचीत की। अगली बार फिर एक हस्ती के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।